वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का डिप्लोमा का चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो पहले हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, उसके कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है। और इस जो चैप्टर है हमारा, इसमें कुछ ज्यादा फार्मूला नहीं है, एक या दो ही फार्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है। वो अगर आपको आ जाएंगे तो फार्मूला भी बहुत सिमिलर है। ठीक है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, इसका एक भी एग्जाम्पल आप मत छोड़िए। ठीक है। इसके पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से इसका स्टडी किया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मैं जब भी नई वीडियो आपके लिए डालूंगा यहाँ पर इस चैनल पर, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला हम कंसेप्ट देखेंगे कि डेफिनाइट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। तो डेफिनाइट इंटीग्रल्स, तो देखिए हमने जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था इंटीग्रेशन, उसमें हमने देखा था कि इस तरह से इंटीग्रेशन निकालते थे हम। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये प्लस ही ऐड कर देते थे इसमें। ठीक है। तो देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स क्या होता है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स मतलब क्या, कि जिसमें कोई लिमिट्स नहीं है। मतलब देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह से लेते थे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, इस तरह से अगर कोई फंक्शन होगा जिसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, या सिंपली आपको समझना है कि हमारा जो कुछ भी हम फंक्शन लेते थे, देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा, एक्स है। तो हमारा इस तरह से अगर मैंने लिखा फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या इंडिकेट करता है कि मतलब ये हमारा एरिया निकालता है। हमारा जो कोई फंक्शन होगा, हमारा जो कर्व रहेगी उसके अंडर जो एरिया रहेगा, वो एरिया ये हमें इंडिकेट करता है। मतलब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी, सॉरी प्रीवियस चैप्टर के शुरुआत में भी बताया था। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। इस तरह से अगर एरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे ये कर्व दिया है, और एक कर्व के अंदर देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर एक कर्व, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में एरिया दिख रहा है हमें। ठीक है। तो ये एरिया हमें एफ ऑफ एक्स से इंडिकेट करते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक्स कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, और एक्स कहाँ शुरू हो रहा है हमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। कोई वैल्यू उसकी पता नहीं है, लिमिट्स पता नहीं, तो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स, जो हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 में। अभी इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स हमने देख लिया। अभी ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स। अभी डेफिनाइट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। तो देखिए, डेफिनाइट इंटीग्रल्स मतलब क्या, कि वो कुछ तो भी डेफिनाइट होगा, उसकी कुछ लिमिट्स रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए, समझो यहाँ पर मैं एक फंक्शन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, तो इसकी लिमिट से मतलब यहाँ पर a से लेकर b तक इस तरह से हम लिमिट दिखाते हैं। ठीक है। डेफिनाइट इंटीग्रल्स हम इस तरह से दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर इसे कैसे पढ़ेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स dx, इस तरह से आप पढ़ेंगे इसे। और ये इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स dx क्या हमें इंडिकेट करता है। तो देखिए, a मतलब हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर 1 2 -5 2 3 5 वगैरह कुछ भी नंबर हो सकते हैं। b की भी वही वैल्यू हो सकती है। ठीक है। आपको समझने के लिए मैंने a और b लिखा है, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकते हैं और b की जगह पर। तो नीचे वाला जो लिमिट्स रहेगा, देखिए यहाँ पर ये लिमिट्स बोलते हैं हम a और b को, ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स है। तो ये जो ये है नीचे वाला, इसे हम लोअर लिमिट्स बोलते हैं, और b जो है उसे हम अपर लिमिट्स बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मतलब देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन का ये निकाल देता हूं मैं। इस तरह से हमारी एक कर्व है समझो, और ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारा, एक कर्व का फंक्शन है। तो इस तरह से एक कर्व है। तो ये हमें पता है कि इंटीग्रेशन क्या करता है, कि एरिया अंडर कर्व हमें इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर देखिए, ए टू बी एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पर लिमिट दी है ए टू बी, मतलब ये पहला ये जो है ए और अपर लिमिट है बी। मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा जो फंक्शन है उसकी जो एरिया है वो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक है, हमें इंडिकेट करता है कि ये डेफिनाइट है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में देखिए कोई लिमिट नहीं, मतलब एक्स कौन से पॉइंट पर आ रहा है और बी कौन से पॉइंट पर आ रहा है हमें नहीं पता है, तो उसे हम इनडेफिनाइट बोलते हैं। और जब लिमिट्स उसकी पता होती है कि कहाँ से कर्व शुरू होगी कहाँ खत्म होगी, तो स्पेसिफिक हमें एरिया मिल जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल्स। तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी कि जब भी हम डेफिनाइट इंटीग्रल्स यूज करेंगे, तो उसमें जो हम देखिए इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स में प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं हम उसे ऐड करते थे। लेकिन जब डेफिनाइट इंटीग्रल से हम यूज करेंगे, तब उसमें सी ऐड करने की हमें जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx। तो आप इसका एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ले लेना, जैसे हम लेते थे, जैसा एक्स का इंटीग्रेशन आता था एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन आता था एक्स, उस तरह से मैं समझ लिए यहाँ पर ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन ले लिया।
तो फिर हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से ब्रैकेट में डालेंगे और फिर ये लोअर लिमिट्स और ये अपर लिमिट्स इस तरह से ऊपर लिख देंगे, ठीक है। फिर इक्वल टू, देखिए पहले क्या करेंगे हम, फिर लोअर लिमिट्स पुट करेंगे, एक्स की जगह पर ए पुट करेंगे, माइनस फिर एक्स की जगह पर बी पुट करेंगे, और यहाँ पर बीच में दोनों के माइनस साइन रहेगी। पहले लोअर लिमिट्स पुट करेंगे, माइनस फिर अपर लिमिट्स, इस तरह से हमें इंडिकेट करना है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ब्रैकेट नहीं दिया तो ए से बी, सिर्फ ऐसे लाइन खींच के आप ए से बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ब्रैकेट ही लिखूंगा हर एक एग्जाम्पल में, ठीक है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दो तीन टर्म्स आ गई तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप सीधी लाइन यहाँ पर खींचेंगे तो, ठीक है। आपके बुक में सीधी लाइन ही खींची, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट बनाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। आपने इस तरह से, मैं जो बता रहा हूँ उस तरह से भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, वो भी सही रहेगा। तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल्स के, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 dx अपॉन अंडर रूट एक्स। तो पहले तो इसे हम आई कंसिडर कर लेंगे, जैसे हमेशा की तरह हम करते हैं वैसे ही, ठीक है। प्रोसीजर सेम टू सेम है, लेकिन लास्ट स्टेप जो है वो थोड़ी अलग रहेगी हमारी। तो यहाँ पर देखिए, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 dx अपॉन रूट एक्स। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आता है 2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे, और ये नीचे लिमिट और ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट बाहर, इसमें सी ऐड करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। फिर देखिए आई इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो 2 कांस्टेंट है उसे बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर है रूट एक्स और यहाँ पर 4 to 9। तो यहाँ पर आई इक्वल टू 2 बाहर है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में पहले हम लोअर लिमिट्स जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, सॉरी लोअर लिमिट्स नहीं पुट करते, शायद मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि लोअर लिमिट्स, तो पहले हम अपर लिमिट्स पुट करते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर अंडर रूट, ये ऊपर वाली जो लिमिट है एक्स की जगह पर यहाँ पर 9 पुट करेंगे, और यहाँ पर माइनस फिर 4 की वैल्यू एक्स की जगह पर 4 पुट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। आपको मैंने इस तरह से बताया था ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन हमने इस तरह से निकाला था, एफ ऑफ एक्स और ए टू बी। तो यहाँ पर हम, मैंने इस तरह से लिख के दिया तो आपको एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, तो इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। सॉरी गलती से हो गया मेरा ये मिस्टेक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लिमिट्स होता है ए टू बी इस तरह से ही लिखेंगे हम। सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट कर देते हैं और लोअर लिमिट हम बाद में पुट करेंगे, क्योंकि हमारे जो ऊपर लिमिट होता है वो बड़ा नंबर रहेगा और लोअर लिमिट होती है वो छोटा नंबर रहेगा, तो मतलब बड़े में से छोटा हम माइनस कर सकते हैं, इसलिए तो ये बी माइनस एफ ऑफ ए, इस तरह से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो ये आई इक्वल टू देखिए 2 इन ब्रैकेट अंडर रूट 9 मतलब होता है 3 और अंडर रूट 4 मतलब होता है 2। तो ये आई इक्वल टू देखिए 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो ये आई की वैल्यू देखिए 2 आ गई हमारी। इस तरह से निकालना है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 dx अपॉन एक्स रेज टू 3/2। तो पहले तो हम इसे आई कंसिडर करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 dx अपॉन एक्स रेज टू 3/2। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 4/9, यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, ताकि हमें ये माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अरे dx हमने न्यूमरेटर में क्योंकि शिफ्ट कर दिया इसे, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में अगर x रहेगा तो उसका फार्मूला हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर x रेज टू n का फार्मूला यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x रेज टू माइनस 3/2 प्लस 1, मतलब x रेज टू n प्लस 1, और नीचे भी n प्लस 1 माइनस 3/2 बाय प्लस 1, और ये सी ऐड नहीं करेंगे, और ये लिमिट्स हम यहाँ पर लिख देंगे 4 to 9। सो ये आई इक्वल टू, तो यहाँ पर ब्रैकेट देखिए, पहले हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, रेस टू लिमिट्स बाद में पुट करेंगे, ठीक है, पहले सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस 3/2 प्लस 1, तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, माइनस 3/2 प्लस 1 इस तरह से होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3/2 एज इट इज रहेगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 1 जा 2, और डिनोमिनेटर इसका भी 2 हो जाएगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन लिख दिया, तो माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1/2। तो यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं माइनस 1/2, तो इसकी भी नीचे भी वही टर्म्स है, तो यहाँ पर भी माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये 4 to 9 हो जाएगा।
ठीक है। सो ये आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पर -1/2 है, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और माइनस है इसलिए बाहर आएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमारा जो x रेस टू -1/2 है, तो यहाँ पर -1/2 है, तो इसे अगर डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये x रेस टू 1/2 बचेगा यहाँ पर, और ये 4 to 9, तो ये i इक्वल टू हो जाएगा -2 इन ब्रैकेट, तो पहले x की वैल्यू हम 9 पुट करेंगे, सो x 1/x रेस टू मतलब 9 रेस टू 1/2, 9 रेस टू 1/2 मतलब √9 लिख सकते हैं हम, और इसी तरह से -1/√4, ये √4 आ जाएगा, 4 रेस टू 1/2 मतलब, ठीक है। लिमिट्स निकल जाएंगी अभी क्योंकि हमने वैल्यूज पुट कर दी, और -2 1/√9 मतलब हो जाएगा 3, और ये -√4 हो जाएगा 2। सो ये i इक्वल टू हो जाएगा -2 इन ब्रैकेट, पहले हम इनके एडिशन कर लेते हैं 3 से 1 को, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 1 को, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर ये -3 1 जा 3, और यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, तो ये i इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, और ये 2 3 जा 6, 2 -3 हो जाएगा -1, और यहाँ पर भी माइनस साइन है -1, तो -1 मल्टीप्लाई -1 +1, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचेगा 3, तो ये i की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/3, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हमने जो इंटीग्रेशन के रूल पढ़े थे वही सारे रूल्स हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कुछ अलग रूल नहीं है, जैसे हम इंटीग्रेशन लेते हैं जिस तरह का अगर सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होगा तो सब्स्टिट्यूशन करिए आप, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रोडक्ट रूल, इस तरह से जो भी होगा हमारा वो आपको यूज करना है, ठीक है। बाकी उसमें कुछ अलग नहीं, सिर्फ लिमिट्स आपको पुट करते आने चाहिए, यही सिर्फ अलग बात है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ज्यादा मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा, तो लिमिट्स तो आप आसानी से पुट कर पाएंगे, ठीक है। 10-12 एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dx अपॉन 3x - 2। तो यहाँ पर हम पहले इसे i कंसिडर करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dx अपॉन 3x - 2। तो ये देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है हमारा ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इस तरह से ये x प्लस बी फॉर्म में, x प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी dx। तो हमें पता है क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेशन ax प्लस बी, और यहाँ पर जो a का कोएफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, और प्लस सी, इस तरह से हमारा फार्मूला था। तो प्लस सी तो हम डेफिनेट इंटीग्रल में अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा ये, तो ये i इक्वल टू देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dx अपॉन 3x - 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 3x - 2, और यहाँ पर ये लिमिट्स, और देखिए x का कोएफिशिएंट 3 है तो ये 3 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, और इसी तरह से लिमिट्स दे देंगे 1 से लेकर 2 तक। तो ये i इक्वल टू हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में 3 है, ये कांस्टेंट है, हम इसे बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के, और यहाँ पर है पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो log ऑफ 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 - 2 माइनस log ऑफ, फिर देखिए यहाँ पर हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे, सो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 - 2, तो ये i इक्वल टू हो जाएगा 1/3 log 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 6 - 2 हो जाएगा 4, तो ये log 4 हो जाएगा, log 4, ये माइनस log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 3 - 2 1, तो log 1, तो ये i इक्वल टू 1/3 log 4 माइनस log 1 की वैल्यू होती है हमारी हमेशा 0, log 1 होगा तो 0 ही वैल्यू आपको लिखनी है, चाहे बेस में कुछ भी हो। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/3 log 4, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर अभी हम 7 देखेंगे, ठीक है। हम जो कुछ जो एग्जाम्पल इलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब जो नहीं ले रहे हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारे इंटीग्रेशंस के रूल है, अगर आपने इंटीग्रेशन चैप्टर आपको आता है तो ये चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। सिर्फ लिमिट कैसे पुट करता हूँ इस पर आपको ज्यादा फोकस देना है, ठीक है, क्योंकि ये हमने पढ़ा इंटीग्रेशन चैप्टर में, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप सारे इंटीग्रेशन के जो लेक्चर्स है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको आता है तो आप अच्छे से देखिए कि किस तरह से हम लिमिट पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसे i कंसिडर कर लेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x इंटू cos x dx। तो हमारे पास देखिए sin x मल्टीप्लाई बाय cos x, तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला है,
साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, यहाँ पर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पर सिर्फ थीटा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ये 2 की एडजस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर में तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या वही टर्म्स रहेंगी ना। तो अभी हम इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अभी जो 1/2 है इसे बाहर ही लिखेंगे और ये 0 to π/4। यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ पर साइन 2x हो जाएगा और ये dx। अभी साइन 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो ये बाहर कांस्टेंट 1/2 एज इट इज लिखेंगे हम। और यहाँ पर देखिए 0 to π/4, नहीं अभी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हैं इसका। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस कॉस 2x, और x का कोएफिशिएंट है 2, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 0 to π/4 इस तरह से लिमिट लिख देंगे हम। चलिए π/4 नहीं है, गलती से π/2 चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में हमारा π/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट टर्म है वो हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये 1/2 को ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1/4 हो जाएगा, माइनस साइन भी है तो माइनस साइन को बाहर निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर सिर्फ cos 2x बचेगा, तो cos 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पर हम पहले π/2 पुट करेंगे और माइनस cos 2 मल्टीप्लाई बाय फिर 0 पुट करेंगे, i इक्वल टू -1/4। तो ये डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos पाई की वैल्यू होती है हमारी -1, और cos ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो इस तरह से आ जाएगी। सो i इक्वल टू -1/4, और ये -1 हो जाएगा -2, ये 2 1 2, 2 2 4, मतलब ये 1/2 यहाँ पर बचेगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए +1/4 हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो देखिए बहुत सिंपल है और लिमिट्स भी बहुत आसानी से हम पुट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर हमने 2 2 कट कर दिया ना, 2 1 2, 2 2 4, या सॉरी यहाँ पर 2 लिखना चाहिए था, ठीक, इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपकी बुक का अभी। तो 8 नंबर का एग्जांपल है हमारा, इसे हम लेट आई कंसिडर करेंगे। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ठीक है, π/2 है, फिर dx अपॉन √1 - x², ठीक है, इसे एज इट इज हमने आई कंसिडर कर लिया। अभी देखिए i इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन √1 - x² का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर हम लेंगे साइन इनवर्स x, और ये 0 to π/2। सो ये i इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले हम π/2 करेंगे x की जगह पर माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। तो अब ये जो वैल्यू है आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ π/2 की वैल्यू अब अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मैथ एरर आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी तो डेफिनेट वैल्यू हम कैलकुलेटर पे नहीं कैलकुलेट कर सकते। साइन इनवर्स ऑफ 0 की कैलकुलेटर में पुट करेंगे आप तो ये 0 वैल्यू आएगी। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर साइन इनवर्स ऑफ π/2, इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर अभी हम 10 देखेंगे, एग्जांपल नंबर 10। तो पहले इसे आई कंसिडर करेंगे, लेट आई इक्वल टू, फिर हमारा यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x/4 + x² dx। तो एक फंक्शन न्यूमरेटर में, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन देखिए अगर हमने 4 + x² का डेरिवेटिव लिया तो ये 2x हो जाएगा, तो 2x, और यहाँ पर न्यूमरेटर में x प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर 2 के एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पर 1/2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। हमें न्यूमरेटर में 2 की जरूरत थी, इसलिए आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए क्यों किया मैंने यहाँ पर, तो अभी देखिए हमारा यहाँ पर f(x), समझिए यहाँ पर फंक्शन है हमारा 4 + x², अरे f'(x) मतलब क्या, 4 + x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए f'(x) न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो हमारा ये फार्मूला, यहाँ पर हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x) इज इक्वल टू, सॉरी dx इज इक्वल टू होता है हमारा log ऑफ f(x). मैंने आपको बताया था इस तरह का फार्मूला, ठीक है, और ये प्लस सी होता है, तो सी तो ऐड करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 बाहर है, तो ये log ऑफ f(x) क्या हमारा डिनोमिनेटर है 4 + x², ठीक है, इसे ब्रैकेट में डाल देंगे, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी हमारी 1 to 5।
तो ये I इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट लॉग ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर पहला है 5 स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 4 प्लस 1, एक्स की जगह पर 1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा I इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट लॉग ऑफ 4 प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 प्लस 4 हो जाएगा 29 माइनस लॉग 4 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा 5। तो ये I इक्वल टू 1/2 और ये लॉग ऑफ 29/5, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m/n, इस तरह से फार्मूला यूज किया हमने। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर अभी हम 13 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 13 देखिए, यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x इंटू अंडर रूट साइन एक्स dx। तो पहले इसे हम i कंसिडर कर लेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x अंडर रूट साइन एक्स dx। तो अभी क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लीकेशन है मतलब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि दोनों हमारे फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो किसी यू कंसिडर करेंगे किसी भी कंसिडर करेंगे, तो उससे भी सिंपल हमारा ये हो जाएगा कि अगर हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है कॉस एक्स। ठीक है, तो हम कॉस एक्स हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव पे प्रेजेंट है, मतलब साइन एक्स को हम टी पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो पुट, अगर आपको यहाँ पर कोई किसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है किसी फंक्शन का, तो उस फंक्शन को आप टी पुट करते हैं। ठीक है, हमने देखा था पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड से डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स को हम साथ में लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर बचेगा फिर डी टी। ठीक है, अभी देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स है, तो लिमिट्स भी हमारी चेंज हो जाती है जब हम सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेन x इज इक्वल टू 0, पहले लोअर लिमिट लेंगे, x की वैल्यू जब 0 रहेगी लोअर लिमिट्स की, तो ये साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो साइन x मतलब 0, तो ये t हो जाएगा। तो ये साइन 0 की वैल्यू होती है हमारी 0, तो ये t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। उसी तरह से जब x इज इक्वल टू वेन, अभी अपर लिमिट के लिए अपर लिमिट निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो ये x इज इक्वल टू जब हमारा π/2 रहेगा, तो ये देखिए साइन π/2 x की जगह पर π/2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर है t। देखिए यहाँ पर ये जो लिमिट्स होती है हमारी x वेरिएबल के लिए होती है, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया यहाँ पर t में, तो t की लिमिट्स भी हमें निकालनी होती है। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं लिमिट्स t की। ठीक है, तो साइन π/2 मतलब होता है हमारा 1, तो ये t की लिमिट हो जाएगी दूसरी, t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू t, मतलब t इक्वल टू 1 यहाँ पर। तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट यहाँ पर 1 लिखेंगे हम। सो यहाँ पर देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, इस तरह से लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। फिर देखिए यहाँ पर cos x dx, यहाँ पर cos x और dx की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, dt, यहाँ पर पुट करेंगे हम dt। तो dt थोड़ा इस साइड में पुट कर लेते हैं हम, क्योंकि ठीक है, और ये अंडर रूट साइन टी, मतलब साइन टी की जगह पर तो हमने टी पुट किया है यहाँ पर, तो ये टी पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अंडर रूट टी, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी टी अंडर रूट टी, मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा इसे मॉडिफाई करेंगे तो ये टी रेस टू 1/2 हो जाएगा और ये dt। अभी इसका हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेस टू 1/2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1 और ये लिमिट से 0 to 1। तो यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 3/2, तो यहाँ पर 3/2 में ब्रैकेट के बाहर निकाल लेता हूँ, फिर ये टी रेस टू 3/2 पावर 3/2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 to 1। सो ये i इक्वल टू 3/2 बाहर है हमारे ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर t रेस टू 3/2 मतलब 1 रेस टू 3/2 और माइनस 0 रेस टू 3/2, लिमिट्स पुट कर देंगे। तो ये 3/2 1 के पावर में कुछ भी लिखो 1 ही आता है और 0 के पावर में कुछ भी लिखो 0 ही आता है, तो यहाँ पर ये बचेगा सिर्फ 1। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 3/2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा।